एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर का कॉन्सिक्यू सीटेक में जो एग्ज़ाम की डेट है वो 8 फरवरी है। बहुत ही मिनिमम टाइम रह गया है और काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैम एक तो एक को जो हमारा नंबर है वो इंक्रीज़ कैसे हो, साथ ही साथ हमारे पास जो टाइम की शॉर्टेज है तो उसमें हम क्या तरीके से तैयारी करें। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रही है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी में किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर है दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपसे एग्जामर किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको टॉपिक का पता चलेगा और वो टॉपिक आप इजीली पढ़ सकते हो अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं यही सारे टॉपिक्स। इसी तरीके से आपको जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है ऐसे ही होता है। मैं इसमें थोड़ा सा मेन बुकलेट लिखा होता है और फिर उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सपोज आपका 60 सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का है ये, तो सीडीपी आपकी 1 से 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स चूज़ का एसएसटी 31 से 30। और लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना, जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ करी है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसा कि प्रीवियस ईयर के पेपर है, आपको सभी को सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामर पूछता है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ही मीडियम में हैं और दोनों ही मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। कई बार कुछ टर्म ऐसी होती है जो हमें हिंदी में नहीं समझ में आती, इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाती है। और सीडीपी स्पेशली इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगी कंपेयर टू हिंदी में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो होती है वो जो वर्ड्स होते हैं यानी कि शब्द होते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट वुड एडवोकेट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसी तरीके से आप अगर तैयारी करोगे तो आराम से सीटें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद एग्री, किस बात के लिए वो एग्री करता है, किस बात से वो सहमत होता है, यही चीज़ आपको हिंदी में दे रखी है। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट कथन है जो उनके लिए फेवर में, आप किसके फेवर में, चिल्ड्रन के फेवर में, बच्चों के फेवर में क्या चीज़ होनी चाहिए। सपोज आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि चाइल्ड आर द डिस्ट्रैक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हाट दे वुड वे बिकम एज अडल्ट rather than what they as a children। कहने का अभिप्राय यहाँ पे है कि बचपन एक अलग जीवन चरण होता है। आपको ही पता है एक अलग जीवन होता है, अलग बचपन में हर चीज़ होती है, जैसे बच्चा कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, ये सारे होता है। तो बच्चे के रूप में वे क्या है के बजाय वयस्क के रूप में क्या बनेंगे ये ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, बचपन में क्या होता है कि बच्चा किस तरीके से अपना जीवन चरण उसका चल रहा है और वयस्क का जो जीवन चरण होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस बात से आप सहमत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट दैम। बच्चे जो होते हैं वो स्वाभाविक अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये है कि समाज भ्रष्ट नहीं करता, उसका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बच्चों को चेंजेस लाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब जैसे स्कूल में जाता है उसका फ्रेंड सर्कल किस तरीके से वो उस पर डिपेंड करता है, उसका बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सेकेंड इज थिंग, थर्ड पॉइंट इज children are naturally uncivilized and socialization is necessary to make them moral human beings। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो असभ्य होते हैं। असभ्य मतलब अनसिविलाइज्ड होते हैं और वो नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि मोरल डेवलपमेंट अगर करेंगे तो सोशलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट ठीक है। बच्चों को, जब बच्चे बचपन में होते हैं तो हम ही उनको सभ्य सिखाते हैं, हम ही उन्हें एटिकेट सिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे स्वाभाविक रूप से बचपन से ही अस्वाभाविक हो, इस रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर बोर्न इन a social culture economic context and this background influences their development। कहने का अभिप्राय है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं या जब बच्चे का पैदा होते हैं तो वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं। यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो विकास पर इस पर प्रभावित करता है। अर्थ कहने का अभिप्राय है कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी डिपेंड करता है कि उनकी जो बोन है वो सोशल कल्चर किस तरीके से हो रहा है, उसका इन इकोनॉमिकल वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ये सब हमारे विकास पर निर्भर करता है। तो यानी कि आप सभी को पता चल चुका होगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
क्योंकि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो आपकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को पढ़ लीजिए वो क्या होता है, तो उससे आप इतने आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, हम ध्यान से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्प हो सके। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि चेंज इन इमोशनल सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशन विद द फैमिलीज peers and friends are study under dash domain of the development। विकास के डैश आयाम के तहत जो हमारे इमोशन होते हैं, जो हमारी सेल्फ धारणा होती है यानी कि आत्म धारणा होती है, तथा परिवार सदस्य या साथियों या दोस्त के साथ पारस्परिक संबंध में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाषा, लिंग्विस्टिक क्या होता है, सिर्फ भाषा पे उसका आयाम होता है, कहीं ना कहीं इमोशन तो है नहीं। अब उसकी लैंग्वेज है, जो छोटा बच्चा किस तरीके से, आपको पता ही है लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक्स में नहीं होता। और कॉग्निशन होता है हमारी बुद्धि से होता है, तो बुद्धि में इमोशन तो जोड़ ही नहीं सकते। फिजिकल हमारे शारीरिक तत्व से होता है। अब हमारा जो इन्होंने आयाम दिया गया है वो क्या होता है, वो होता है हमारा साइको यानी मनोसामाजिक, यानी कि बच्चा जो अपनी भावना इमोशनल को एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने परिवार सदस्य या दोस्तों से, या कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं या परिवर्तन हो रहा है, वो किस डोमेन से हो रहा है। वो 3 डोमेन होते हैं जिसमें आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिए थे। तो इसका जो फर्स्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको कॉग्निशन किस तरीके से होता है और साइकोमोटर किस तरीके से है, साइको सोशलाइजेशन किस तरह होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी ये सारी टर्म्स बार बार पूछी जाती है, तो वही है द बिहेवियर इंटरेस्टेड एटीट्यूड स्किल एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसाइडर एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जर्नल आर रेफर टू एज एंड आर डैश। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जब होता है व्यवहार या जो उसकी व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसकी रुचि, उसका दृष्टिकोण, उसके कौशल, उसका व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृत विशिष्ट जेंडर के रूप में प्रयुक्त मानता होती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है या डैश होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि हम किस तरीके से जिनके व्यवहार में हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो भी बच्चा है ये किस भी तरीके से उसका विकास हो रहा है, उसके किस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या ये जेंडर आइडेंटिफाई और जेंडर डिटरमाइन, देखिए हम कभी भी जेंडर से अगर पहचान करने लगे तो वो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिक होती है, कि जो जन्मजात ही मिली होती है। हम उसकी क्या वो जेंडर रोल्स करता है, क्या भूमिका होती है। हाँ, कल्चर भी कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता है कि किस तरीके से बच्चा अपनी चीज़ें कर रहा है। उसके बाद लिखा है थर्ड पॉइंट कि जेंडर रोल्स एंड डेमेट्रिकली डिटरमाइन, कि आनुवांशिकता पर निर्भर होता है ये जेंडर भौतिक नहीं, ऐसा नहीं है। जेंडर की पहचान होती है जेंडर आइडेंटिफाई या कल्चर। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको जेंडर के बारे में पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि जेंडर जो होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है। वो जेंडर अपनी भूमिका निभा रही है और संस्कृत में नहीं, कल्चर जो भी आपका कल्चर है उनको डिफाइन कर रहे हैं, उनको प्रभाषित कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट है। जो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप भी पूछा जाता है जेंडर टॉपिक्स में से, जो मैंने आपको बताया होगा। थर्ड आता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझना थोड़ा सा इजी नहीं होता क्योंकि आपकी भाषा जो है, जो भी आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इसने लिखा है जंक्शन होता है, अभिकथन होता है कि इन एक्सक्लूसिव एजुकेशन और करिकुलम एडप्शन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। कह रहे हैं, अब रीज़न बोल रहे हैं, रीज़न मतलब बिकॉज से लगाना है इसको, बिकॉज स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। कहने का अभिप्राय है कि एक समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ पे सभी बच्चों को समान रूप से समान अधिकार से शिक्षा दी जाती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो हर बच्चे के लिए इंक्लूड है। तो कह रहे समावेशी शिक्षा में जो भी हमें पाठ्यक्रम, जो भी हमें करिकुलम दिया गया है उसके अनुकूल शैक्षिक, यानी कि जो भी हमें एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट किया गया है को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, मतलब उनका लेवल को थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि, अब उनका कारण बता रहे हैं, क्योंकि विशेष बच्चों की मुख्य धारणा की कक्षा में सीखने की सही संभावना नहीं है। देखिए ये नेगेटिव पॉइंट है। जब भी कोई भी बच्चा हो, चाहे आपके नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल चाइल्ड बच्चा हो, कभी भी उनकी
क्या कहते हैं, उनकी जो धारणा होती है वो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन गलत किया गया है कि उनकी जो सीखने की संभावना नहीं होती। देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी स्टडी में नहीं तो लेकिन और चीज़ों में अच्छे होते हैं, लेकिन उनके में ललक बहुत अच्छी होती है। उनमें उनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उनकी उनकी और चीज़ों में जैसे कई बार होता है, कई बच्चे ड्राइंग अच्छा खेलते हैं, उसमें आपने अभी देखी होगी फ़िल्म तारे ज़मीं पर, तो किस तरीके से वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो और एक और फ़िल्म आई थी, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वहाँ पे बच्चे किस तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं आमिर खान जी की। तो उसमें उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है, बताया है कि बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो गलत है। ना तो इसके एक्सप्लेन कर रहा है और ना ही वो नेगेटिव थॉट दिखा रहा है। तो नेगेटिव थॉट तो कभी भी बच्चों के लिए होने नहीं चाहिए, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल चाइल्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज़ पर जीन पियाजे थ्योरी, देखो जीन पियाजे थ्योरी इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे थ्योरी में इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पूछा है कि इसका क्या रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रीवियस नॉलेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जैसा कुछ बोला भी नहीं गया। बायोलॉजिकल फैक्टर एज अ मेंचुरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन चिल्ड्रन करंट लेवल ऑफ कॉग्निशन फंक्शनिंग। चौथा है मेमोराइज शुड बी प्रियोरिटाइज ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ सारा। उन्होंने कहा कि जीन पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी, उस थ्योरी में कहा था कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें कोई भूमिका नहीं होता, लेकिन उसमें भूमिका होती है। प्रीवियस नॉलेज से ही बच्चे की आगे की नॉलेज पूछी जाती है। जब भी हम किसी क्लास में जाते हैं तो बच्चों से थोड़ा बहुत हम पूछना ही चाहिए। अगर जो नहीं पूछते वो उनका वे है टीचिंग का, लेकिन क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज में पता हो चल जाता है कि किस बच्चे को कितना ज्ञान है और उसको उसी लेसन से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पॉइंट नहीं है, तो ये नेगेटिव है, तो क्रॉस लगा दो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहे हैं कि परिपक्वता एक जैविक कारक में संज्ञानात्मक में कोई विकास निभाते नहीं है। ये भी गलत बोला है। जब एक फैक्टर आ जाता है जिसमें हमें बताना होता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इन्होंने नेगेटिव दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अगला नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं की वर्तमान स्तर पर निर्भर करती है। वो कह रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी उनकी पुरानी लर्निंग एक्सपीरियंस है डिपेंड ऑन चिल्ड्रन करंट लेवल, यानी जो भी पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। तो ये ऑप्शन दिख रहा है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए याद रखना कुछ ना नेगेटिव टैग्स वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब होता है जहाँ पे हमें अलग से ही पता चल जाता है, जहाँ से आता है ना रोट लर्निंग आता है, मेमोराइजेशन आता है, तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। जैसे इसमें मैं अलग से भी करवाऊंगी, जैसे केवल शब्द हो गए, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। जहाँ पे केवल शब्द आ जाए, बहुत सारे ऐसे हैं, मात्र शब्द आ जाए, भी शब्द आ जाए, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में होता है। तो इसको तो पहले से ही क्रॉस करके चल के चला। तो इसमें से सेकेंड वाला होता है कि अनुभव के माध्यम सीखने की बजाय, हमेशा एनपी जो है जो आया हुआ है उसमें उसने साफ कहा है कि लर्निंग जो रॉट लर्निंग होती है वो अब निगलेक्ट कर दिया है। मेमोराइजेशन की होती है कि अपनी नॉलेज की, बल्कि वो कहते हैं कि जितना जितना एक्सपीरियंस होता है उतना ही बच्चा जल्दी से सीखता है, लेकिन याद करने की प्रक्रिया को कभी भी प्राथमिकता नहीं जाती। सो कहते हैं ना लर्निंग मेमोराइजेशन पीरियड होता है कि याद करते रहो, लेकिन ये अब भी है क्रॉस हो गया है, मतलब ये निगलेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आई होप सो यहाँ तक आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ली वाइगोस्टी व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ली वाइगोस्टी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी, उसको किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने क्या थ्योरी में कहा था। ली वाइगोस्टी ने किस तरीके से विकास के रूप में देखते हैं। ली वाइगोस्टी कहते हैं कि जो हमारी जो लर्निंग है उन्होंने 3 चीज़ों को दिया था। कल्चर, आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एनवायरनमेंट, कल्चर और आपकी लैंग्वेज, ये तीनों को ही इंपॉर्टेंस दी थी उन्होंने, और इन्होंने तीनों को ही उन्होंने माना था किस तरीके से उनकी लर्निंग होनी चाहिए, कॉग्निशन डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि इफेक्टिव एडप्शन टू इन्वायरमेंट पसंद, जो भी पर्यावरण को प्रभावित करता है उसको अपना लीजिए। देखिए पर्यावरण में तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसको ज़्यादा प्रभावित करता है, अकेला इन्वायरमेंट को नहीं करता, हेरिडिटी को भी करता है और आपको पता है इन्वायरमेंट को भी करता है। ये अभी आप में पढ़ोगे तब याद रहेगा आपके माइंड में। अगला ऑप्शन दे रखा है कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है,
इसमें क्या होता है कि सब लोग, यानी कि अगर एक बच्चे को सिखा रहे हैं तो ग्रुप ग्रुप बना बना के लर्निंग सिखाई जाती है और उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट किया जाता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल अकेले बच्चे को तुम क्या करोगे, अगर एक क्लास में एक बच्चे को इधर बैठा दिया, दूसरी क्लास में इधर बैठा दिया, तो कैसे उसकी लर्निंग होगी, उसकी जो कॉग्निशन डेवलप इतना नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ अकेले करा है। और एक होता है अनफेयर प्रोसेस, एकीकृत करके एक एक जगह करके उसको एकीकृत कर रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको नेगेटिव है, ये तो है ही नहीं। फर्स्ट वाले में सिर्फ एक ही बात के लिए प्रोवाइड किया, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है कि सभी को मिलजुल कर ही एक्टिविटी करनी चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल द प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, ली वैगोस्टी कंसेप्चुअल लैंग्वेज एज एन इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज़ नॉट अ रिलेटेड टू कॉग्निशन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाषा और जो सोच होती है, भाषा मतलब हमारी कॉग्निशन और लैंग्वेज में जो फ़र्क होता है उसके बीच में संबंध को प्रस्तावित रखते हुए ली वाइगोस्टी ने, देखो फिर एक और क्वेश्चन आ गया, विचार और थॉट वाला मैंने आपको टॉपिक दिखाया होगा, अगर आपने देखी होगी इससे पहले की वीडियो मेरी, तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि थॉट और विचार में ली वाइगोस्टी का रोल क्या होता है। ये लैंग्वेज में भी आता है और ये CTP में पूछा जाता है। तो ली वाइगोस्टी ने निम्नलिखित किस भाषा को अवधारणाबद्ध किया है, मतलब कैसे बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो भाषा होती है वो एक तरीके से जो एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जो कि संज्ञान एक संबंधित क्षेत्र नहीं है। देखिए यहाँ पे नोट आ गया कि एक चीज़ अच्छी है और दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है, तो कहीं कहीं नेगेटिव पॉइंट्स में आगे पढ़ते हैं। कल्चरल टूल विच फैसिलेटर कॉग्निशन इन मल्टीपल वे, कह रहे भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई आयाम में सुगम बनाती है, ये पॉजिटिव है। आगे देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं द फॉर्म ऑफ इको सेंट्रलिज्म स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बिक्स। इको सेंट्रलिज्म क्या होता है कि बच्चे को सेंटर में रख कर ही सिर्फ केवल, अब देखो यहाँ नेगेटिव है कि केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, देखिए केवल नहीं होना चाहिए, सभी एस्पेक्ट से देखना चाहिए, बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे उसका लैंग्वेज थॉट हो, चाहे उसकी थिंकिंग हो, लेकिन केवल एक ही चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो ये केवल वाला तो नेगेटिव टैट से तो वैसे ही कट हो गया। फोर्थ है कि भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। देखिए संज्ञानात्मक विकास जब भी कॉग्निशन उसका भाषा में डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो रुकावट कभी नहीं डालती। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो बाधा आ गई, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। फर्स्ट वाले में मैंने कहा था कि भाषा एक स्वतंत्र है, भाषा एक स्वतंत्र है, लेकिन उसका संबंध कॉग्निशन से नहीं है। भाषा हमें कैसे, अगर बुद्धि, कॉग्निशन किससे होता है, हमारी बुद्धि से होता है, अगर वो बुद्धि ही सही नहीं होगी तो बच्चा किस तरीके से अपनी भाषा को सीख पाएगा। तो ये नेगेटिव टेंस है, तो सेकेंड ऑप्शन इज हमारा राइट होगा। अगर आपने के कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आप CDP आसान से क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पा सकते। ठीक है, यही चीज़ आपको सिखानी है। सबसे पहला है, अगला क्वेश्चन है, अगला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल फॉर अ परफॉर्मेंस गोल ऑरिएंटेशन, यानी कि जब भी कोई भी प्रदर्शन होता है, ये टर्म्स होती है, परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं, तुम्हारे लक्ष्य क्या होते हैं, उसका एक उदाहरण बताना है। अगला क्वेश्चन लिखा है द स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू फॉर देयर हर ओन, क्या जो आपकी समझ है, जो छात्रों को अपनी समझ बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं द स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग टू द टॉपिक, वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, कोई भी उसकी गहरी समझ है, उसने सोचने में डीप अंडरस्टैंडिंग है, हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। हाँ, हो भी सकता है। अगला है अ स्टूडेंट स्टडी इज हार्ड टू गेट अ ग्रेट एंड बेटर देन द अदर, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा छात्र ग्रेड पाने के लिए और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। देखिए हर कोई स्टूडेंट्स की अपनी कैपेसिटी होती है, हर कोई स्टूडेंट के अपनी क्षमता होती है कि वो किस तरीके से मेहनत करता है। देखिए अगर वो आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है तो सबसे पहला तो उसकी डीप नॉलेज है कि उसकी डीप नॉलेज कहाँ तक है, वो जिस क्लास में रह रहा है वो आगे इसलिए मेहनत कर रहा है कि ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके। तो यहाँ पे वो लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए अध्ययन रहता है। देखिए हर कोई जो स्टूडेंट्स होता है हार्ड टू लर्न एज ए पॉसिबल फॉर द टीचर, जितना हो सके उतना ही वो सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन एक हद तक सीखेगा। शिक्षक भी छात्र को सीखने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है, हमारे अच्छे मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं लेकिन हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण को बताना है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ऑप्शन देखें राइट है, जो मैंने आप सभी को बता दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है फिर लीव वाइगोस्टी से रिलेटेड है, कह रहे हैं कि फॉलोइंग द लीव वाइगोस्टी आइडियाज आर टीचर्स शुड कह रहे ली वाइगोस्टी के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट,
अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है डिस्करेज हमेशा नेगेटिव में होता है। द यूज़ ऑफ द कल्चरल टूल्स बाय टू हतो उत्साहित मतलब होता है नेगेटिव होता है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से मतलब वो कहने का अभिप्राय है एंकरेज ना करके डिसएंकरेज करें, तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिसमरेटेड द नॉलेज टू बी मेमोराइज स्टूडेंट। देखिए मेमोराइज आ गया, मैंने फिर दोबारा आपको यहाँ पे बोला है कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा कि बार बार में उनको याद कराना, फिर लर्न कराना याद कराना, ये नेगेटिव टेंस वर्ड्स होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एंकरेज द स्टूडेंट कंपेटेड विद द ईच। वो कह रहे हैं कि आपस में दो स्टूडेंट के बीच में प्रतिस्पर्धा का मतलब है दोनों के बीच में कंपटीशन की भावना रखना। ये तो कभी भी नेगेटिव टैग होता है, कभी भी एक दूसरे स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट का ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, जो आपको इजीली पता चल चुका है। अगला है 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टीच न्यू कंसेप्ट। अब न्यू कंसेप्ट है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, यानी कि जो भी आपने इफेक्टिव लर्निंग दी है उसको पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। प्रेजेंटिंग एक्सप्लेन, प्रेजेंटिंग नॉन एक्सप्लेन, प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग द कंसेप्ट। कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसेप्ट को सिखा रहे हैं तो बच्चे को कोई भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, कोई भी कंसेप्चुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें एंकरेज करना है। एंकरेज मतलब होता है उसको बढ़ाना है, ना कि एक परिभाषा देके। मान ली सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया फिर भी याद करना फिर ये तो नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। फर्स्ट जो ऑप्शन इसमें दे रखा है हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है कि एग्जाम्पल दे के बच्चों को सिखाना, नॉन एग्जाम्पल दे के सिखाना, या फिर उनके बीच में जो भी उनके कंसेप्ट है, उनकी प्रमोटिंग थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग है उसके बीच में, कंसेप्ट के बीच में उसको इंकरेज करना, बढ़ावा देना। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। यहाँ पे तो सिंपल ही आंसर पूछा गया था, ये तो हर कोई बच्चा बता सकता है आसानी से, जिनको नहीं भी पता वो भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड द स्टूडेंट एंड इंटरचेंजिंग देयर रोल्स। जो स्टूडेंट है और वो जो शिक्षक है उनकी जो भूमिका होती है वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है। उसका क्या रोल होता है, मतलब शिक्षक का क्या रोल होता है और विद्यार्थी का किस विधि को वो ज़्यादातर सीख सकता है। इसमें देखो विधि आ गई, मैंने विधि भी आपको अगर से पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि विधि पूछी जाती है, बहुत सारी विधि ऐसी पूछी जाती है। इंटरचेंज, देखो यहाँ पे वर्ड से ही बोल रहे हैं कि इंटरचेंज करना है, उनके रोल को आपस में चेंजेस करना है। कंडीशनल लर्निंग होती है, या तो एक्सप्लोरटरी लर्निंग होती है, या फिर आपकी गहन अधिगम होता है, रेसिपेटिव लर्निंग होती है, या रेसिप्रोकल लर्निंग क्या होती है, जिसमें जैसे मान लो एक वर्ड है कि जैसे 4, मैं एग्जांपल दे रही हूँ मैथ से, जैसे 4 5 5 है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करके लिखना, यानी 5/4 लिख करके लिखना, तो और ये कट जाएगा, तो यानी कि उल्टा बताना है, इंटरचेंज कर दिया, तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो रेसिप्रोकल ही होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। देखो एग्जाम्पल दे रखा है 12वीं में, द फिजा एनालाइज दैट शी हैज़ द मोर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग। उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और टॉपिक X10 इज लर्निंग टॉपिक Z बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ द Z। ठीक है। एंड इट इज़ द पेइंग फोकसिंग अटेंशन टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब फिजा एबिलिटी टू एनालाइज द हर थिंकिंग। तो ये कौन सी थिंकिंग में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिजा ने एक विश्लेषण किया, मतलब एनालिसिस किया और बताया कि जो उसका विषय है वो जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने की अधिक क्षमता है। मतलब वो कह रही है कि जो भी आप सपोज आपका हिंदी अच्छा है, किसी का इंग्लिश कम होता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा ललायित होते हैं क्योंकि वह विषय जेड विषय में रुचि रखती है। देखिए जो भी सब्जेक्ट उसका इंटरेस्टेड होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, उस पर ज़्यादा पढ़ाई करेगी, या तो सपोज उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उस पर भी ज़्यादा रुचि दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं है, तो ये फिजा की सोच को किसको कर रहा है, ऑब्वियसली है वो मेमोरी तो कर रहा नहीं है, वो चीज़ उसकी याद तो कर रहा नहीं है, तो ये तो नेगेटिव टेंस है। ठीक है। उसके बाद है कॉग्निशन भी नहीं है, कॉग्निशन में बुद्धि से रिलेटेड होता है, वो तो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग है ना, तो उसका जो ये उससे संघर्ष भी नहीं कर रही कि अपनी बुद्धि से कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे में उसने कहा है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पढ़ रही है। तो इसमें मेटाकोकुलाइजेशन होता है, जहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा चीज़ें सीखता है।
ठीक है। अगला है थर्ड ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत इंटेलिजेंस थ्योरी है, और इंटेलिजेंस थ्योरी मल्टीपल थ्योरी 101% पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी इज मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोसेस दैट फर्स्ट ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कैन बी सक्सेसफुली प्रिडिक्ट अकेडमिक सक्सेसफुली। वो कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता अकेडमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। ऐसा तो कहीं कहा गया भी नहीं है कि वो अपना अनुमान लगा ले, कि पहले से पूर्व धारणा हो, अनुमान लगाना, पूर्व धारणा, ये चीज़ें तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा है ऑप्शन देखते हैं, इंटेलिजेंस चेंज इन ओवर टाइम। हाँ, बुद्धि जो हमारी है टाइम टू टाइम हर स्टेज में हर लेवल पर चेंज होती रहती है, ये हो सकता है। आगे है कि इंटेलिजेंस इज द आनुवांशिक विरासत में मिली है। इंटेलिजेंस प्राइमरी इनहैंटेड पहले से ही विरासत में मिली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो भी सकता है। कैन बी मेजर्ड एक्यूरेट फॉर प्रिडिक्टिव प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सटीक रूप से विधेय भी किया जाए। बुद्धि को सही रूप से नापा जा सकता है लेकिन सटीक रूप से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं बहुविधि सिद्धांत का मतलब यह होता है कि बुद्धि जो है टाइम टू टाइम बदलती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, उसी का ही राइट ऑप्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, सॉरी फॉर दैट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में करती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं ले सकती। While there is exact a possibility to intra-group individual differences, yet most student with the autism। ऑटोलिज्म से रिलेटेड है। ऑटोलिज्म क्या होता है, जिसमें बच्चे के जो हाव भाव होते हैं वो अपने ही दुनिया में रहता है, और वो डिप्रेशन का ही मान सकते हैं कि वो अपने ही में ही मगन रहता है, स्वलीन रहता है अपनी ही चीज़ों में। उसके हाथ पैर कभी काम नहीं कर पाते, कभी वो कॉन्शियस नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें उसकी ऑटोलिज्म की है। तो ऑटोलिज्म एक लर्निंग डिसेबिलिटी का ही पार्ट है। तो आपको ये अलग से भी मैं पढ़ाऊंगी, तब आपको इजीली मैं समझा दूंगी। ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर में उन्होंने बोला है कि जो ये ऑटोलिज्म होता है, इंडिविजुअली डिफरेंस हम कैसे पहचान सकते हैं। हालांकि अंतर समूह विभक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कैसे होते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस सुपीरियर स्किल्ड ऑफ द इमेजिनेशन प्ले, वो कल्पना शक्ति, खेल और कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्वायर टू एडवांस सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये सभी नहीं होता। उन्नत सामाजिक भावनाओं की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उन्नत तो कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं होगा, तो ऑटोलिज्म तो आप आंसर कैसे दोगे। तो ऑटोलिज्म के बारे में मैंने आपको भी बताया है कि ऑटोलिज्म बच्चे में क्या होता है, एक ही चीज़ का वो पालन करना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके में उन्होंने बोला है कि हम उनको क्या क्या चीज़ें मौजूद करा सकते हैं। तो है डेमोस्ट्रेटिव एडवांस कम्युनिकेशन स्किल करा सकते हैं, राइट। लेकिन उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो ऐसा होता है, स्वलीनता वाले बच्चे क्या होते हैं, उनका कौशल स्किल कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है दिनचर्या जनों के शक्ति पालन। कभी भी उनका जो टाइम टेबल है उस पर हम स्ट्रिक्टली कोई भी रूटीन को, कोई भी स्टेप को मतलब उनके पर थोप नहीं सकते। तो ये ऑप्शन ही जाए, किसी भी बच्चे के साथ हम नेगेटिव चीज़ें तो कर ही नहीं सकते, पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए फुलफिल होती है। अगला 15 क्वेश्चन जंक्शन वाला फिर दे दिया। creating the environment for fair and free keep student on their tones and the facility meaningful learning dash कारण because learning is a गवर्नमेंट ओनली फॉर एग्जैक्टिक फैक्टर। तो कह रहे हैं इसमें से आंसर बताओ कि भय और कारण का, भय जो डर होता है और जो तनाव होता है बच्चों में वातावरण में, वो बच्चों को सचेत हरदम तैयार रखता है कि सार्थक सीखने को सुसाध्य करता है, लेकिन बाह्य कारकों को नियंत्रित करता है, ऐसा तो है नहीं। बाह्य कार्य को केवल आ गया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, नेगेटिव टेस्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि भय और तनाव का वातावरण बनाने के लिए छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। किस चीज़ के लिए तैयार रखता है कि वह सार्थक सीखने को सुसाध्य हो। मैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसको इन्वायरमेंट का भय और तनाव होना ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन इज जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दोनों ही गलत है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर वो सीखना चाहता है, कोई भी चीज़ है, तो उसको हमें कभी डरा के या तनाव में रख के नहीं सिखाना चाहिए। सीखने क्या होता है, एक ऐसी लर्निंग होती है जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र रूप से चीज़ों को आसानी से सीख सके। तो इसका दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियर दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर द क्लास एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। सो ऑप्शन दे रखा है। तो लोकेश हैड ट्रबलर विद द क्लासिफाइंग वन concept Delhi as the subset of the another India understanding। फिर
because understanding how emotional affect memory and learning can be lead to self regulated learning। कहने का अभिप्राय है कि वर्ग समावेशन क्या होता है, क्लास सोल्यूसिव क्या होती है, जिसमें लोकेश को एक संकल्पना, एक यानी दिल्ली से दूसरे भारत के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। मतलब दो एक जगह से दूसरी जगह को एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है। तो वो जो दिक्कत होती है तो उसका कारण क्या होता है, उसने बताया है क्योंकि यह समझना कि इसकी स्मृति, उसकी याददाश्त जो है, उसकी मेमोरी है, सीखने को कैसे प्रभावित करती है और खुद को स्वयं विनियमित सीखने के लिए साध्य, मतलब खुद को चीज़ों को सिखाने के लिए वो क्या हो सकती है, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ना कि स्वयं को अंडरस्टैंडिंग द योर इमोशनल इफेक्ट मेमोरी को इमोशनल इफेक्ट करते हैं। ये लर्निंग कैन बी सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग का मतलब है खुद से सीखने में बाध्य होते हैं, ये चीज़ इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या ठीक से नहीं दे रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखेंगे ए और बी अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या जो है ए की आर से नहीं सही कही गई। तो इसका ऑप्शन इज थर्ड। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टी डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आया है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि बच्चे की चीज़ों को ढूंढना, डायनोस करना। डायनोस मतलब चीज़ों को, उसकी मतलब जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है उनको चीज़ों को पहचानना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान आकलन के उद्देश्य को उपयुक्त वर्णन करता है। तो यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट में भी नी एडिशनल सपोर्ट टू इंस्ट्रक्शन, कह रहे उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता व निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। आगे टू गिव द स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकल एक्सेस टू योर वर्क ऑफ देयर पियर्स, वो कह रहे विद्यार्थियों अपने सहकर्मियों के समालोचना आकलन का अवसर प्रदान करना। ये भी ऑप्शन देखते हैं आगे, उन्होंने उद्देश्य पूछा है। आगे लिखा है टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड्स पैटर्न ऑफ स्टूडेंट एंड डिजाइन द करियर गाइडेंस प्रोग्रामिंग एज पर देयर नीड्स, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। ये भी उद्देश्य पूछा है ना। शिक्षकों को उनके निरीक्षण विधि के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान। देखो ये शिक्षकों के लिए बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि निर्देशात्मक आकलन क्या उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोवाइड द फीडबैक देयर टीचर अबाउट टू टीचर मेथड, ये तो टीचर का तो है ही नहीं। और उन्होंने बोला टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न स्टूडेंट डिजाइन टू करियर गाइडेंस के लिए होता है। उन्होंने उद्देश्य पूछा है, इसमें उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के जिस भी क्षेत्र में उसको काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों की पहचान करना और उनको निर्देश देना, उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, ताकि जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन का, ये उसका उद्देश्य होता है, ना कि उनकी समालोचन थिंकिंग करना, ये अलग होता है, ये तो बाद के प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। अगला इज ओल्ड काकुली struggling with the difficult math problem, when can be her teacher to do enhance the problem solving method। तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल में जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षकों को क्या करना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, चाहे साइंस की हो चाहे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके लिए क्या करोगे। कड़ी से कड़ी सजा दोगे ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना करे। भाई आप बच्चे के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते ना। गिविंग द सर्वे पनिशमेंट टू सो डैट इट इज़ नॉट रिपीटेडली इन फ्यूचर, गिवन हर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये हो सकता है। द टेल द स्क्रिप्ट द प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ दो। एंड द मूव द नेक्स्ट लर्न, उसको अगले जगह पर जाने के लिए छोड़ दो। यह एनकरेज टू हर टू कीप ट्राइंग द ऑफर्स कॉलफेंडिंग नीडेड, वो कह रहे हैं कि जो उसको देखो कड़ी से कड़ी सज़ा भी नहीं दे सकते, ठीक है। उसकी समस्या का समाधान हो गया लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। उसी समस्या छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहे, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। जब तक उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहाँ पे स्कल फोल्डिंग वर्ड आया है। स्कल फोल्डिंग मतलब होता है, ये ZPD का है। जेडपीडी एक थ्योरी है, ली वाइगोस्टी की थ्योरी में आपको मैं बताऊंगी। तो उसमें यहाँ पे कहा जाता है कि किस तरीके से बच्चे की जेडपीडी, इस एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में बच्चे का अगर एक लेवल तक बच्चा सॉल्व कर रहा है उस क्वेश्चन को, उसके बाद थोड़े लेवल तक हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, उन्हें हिंट करना चाहिए। वो कोई भी कर सकते हैं, चाहे पीयर ग्रुप्स कर सकते हैं, चाहे टीचर कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स कर सकते हैं। कोई भी जिसको नॉलेज है, जिसको जनरल नॉलेज मतलब जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज है वो उसको हेल्प कर सकता है। तो उसको कहते हैं स्कल फोल्डिंग मतलब होता है कोई हिंट देना, कोई चीज़ को बताना।
ठीक है, यहाँ पे तो है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जब तक प्रोत्साहित करें, मतलब उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर, अगर हमें उसकी ज़रूरत भी पड़े, उनको हमारी ज़रूरत भी पड़े, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगला 19 क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया, दोनों को मिक्स करा है। जीन पियाजे और लीव वाइगोस्टी में पूछा है। जीन पियाजे इन प्रीवियस डैश टू बी अ डैश, लीव वाइगोस्टी बिलीव टू बी अ डैश। तो क्या होनी चाहिए? देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी में आपने अगर पढ़ा होगा तो जीन पियाजे ने अपनी एक अलग से थ्योरी दी थी। उसमें कहा गया था कि प्राइवेट स्पीच इफेक्टिव एंड इन सेल्फ रेगुलेशन, इको सेंट्रलिज्म स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इम्यूनिटी, द इको सेंट्रलिज्म स्पीच एंड साइन टू कॉग्निटिव इम्यूनिटी, प्राइवेट स्पीच इफेक्टिव इन रेगुलेशन, और निजी वाक आत्मनियमन में प्रभावित या आत्म केंद्रित प्रभावित। जो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जीन पियाजे ने कहा था कि जो हमारी इको सेटलिज्म स्पीच को उन्होंने दिया था, कॉग्निटिव इम्यूनिटी में दिया था, और उन्होंने प्राइवेट स्पीच जो दी थी वो लीव वाइगोस्टी ने दी थी, कि जिसमें बच्चा खुद से सीख सके और बच्चे को, और इको सेंट्रलिज्म का मतलब है बच्चों को सेंटर में रखकर चीज़ों को सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा था बच्चे को बार बार अपने खुद से करने की, और जो लीव वाइगोस्टी उन्होंने कहा था कि बच्चा खुद से बार बार करना सीखेगा तभी वो जल्दी लर्निंग कर पाएगा। तो इस बारे में इसका सीधा ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन राइट है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब आपको समझना चाहिए अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी। अगला है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग नॉट इन्वॉल्व। नोट वाला है, नेगेटिव वाला, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान है। बहुत बच्चे नेगेटिव को देखते नहीं है और आंसर दे देते हैं कि अधिगम एक सार्वभौमिक अभिकल्पना में शामिल नहीं है। क्या चीज़ उसमें शामिल नहीं है ये आप सभी को भी बताना है। इसमें बता देती हूँ, विद्यार्थियों के नामीकरण, नेमिंग वर्ड में लेबलिंग आता है। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। कैटेगरी में बांटना, एक बच्चे को इस नाम से बांटना, दूसरे को ये नालायक है, ये है, ऐसे नहीं बांटना चाहिए कभी भी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, गिविंग द ओल्ड वेरियस वे टू एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, इसमें नेगेटिव बताना है, तो ध्यान रखना कि बच्चे को सूचना और ज्ञान प्राप्ति के लिए, हाँ, अगर बच्चे की कोई भी नॉलेज है उसकी नॉलेज को अलग अलग तरीके से बताना, ये उसका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, नहीं पॉजिटिव है, ये राइट है। उसने शिक्षक जो जानता है प्रदर्शन करने और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक हर एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी रखता है और उसके बारे में वो बता भी सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। वो कह रहे हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देना चाहिए और उनको जो भी चुनौती है उसको सामना करने की पेशकश करनी चाहिए। तो कभी भी बच्चे को यहाँ पे नहीं वाला बोला है, क्या नहीं शामिल करना चाहिए। बच्चे को कभी भी लेबलिंग के साथ, लेबलिंग और कैरेक्टराइजेशन का लर्नर करने का चाहिए। ये लर्नर स्लो है, ये ब्लो स्लो है, तो ऐसे नहीं टैग वर्ड्स करने चाहिए। लेबलिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग है। 21 का पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट बताना है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत दिया था और उस नैतिकता के सिद्धांत में उन्होंने एक स्टोरी बता देती हूँ। नैतिकता के सिद्धांत में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अपनी जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ बहुत बीमार थी। शॉर्ट में बता देती हूँ, उनकी वाइफ बीमार थी जिसके कारण से उनके पास इतनी पैसे नहीं थे। तो उनके पैसे ना होने के कारण वो क्या करते हैं, वो एक केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं जो उनका दोस्त होता है और उसे गलती से उसकी दवाइयाँ चोरी कर लेता है और अपनी बीवी को बचाने के लिए वो सब करता है। तो यहाँ पे ये एक सिद्धांत दिया गया था, एक थ्योरी करी गई थी। तो इसमें बच्चों में अप्लाई किया, तो बच्चों ने अलग अलग स्टेटमेंट में अपने बताया था, जिसमें पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल स्टोरी दी थी, उसके भी अलग अलग पार्ट है। तो उसी में ही ये रिलेटेड है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में हम जरूर करेंगे इसे। तो उसने कहा है कि ये जो सिद्धांत दिया है किस तरीके से कथन को समझना। वो कह रहे हैं सबसे पहले, इट्स टेक द करेक्ट इफेक्ट टू कल्चर एंड जेंडर मोर लर्निंग रीजनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। इट डज नॉट द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज प्रोग्रेसिव मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक अवस्थाओं को निर्देश नहीं करता है, ये नेगेटिव है। ये नैतिक तर्क और जेंडर बेसिस तो कभी भी नहीं करता कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरीके के नहीं करता। ये इट इज़ द बेस ओनली स्टडी डन थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड की विधियों का प्रयोग कर करके करता है। ये कह रहे हैं सही है। बच्चों की दुविधात्मक स्थिति को प्रस्तुत करता है। ये बच्चों को बताता है कि बच्चों में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ रही है, उसको प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, कि जिन बच्चों ने नहीं पहली बार दे रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, 22 का देख लेते हैं। इज द चिल्ड्रन फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एक्सपेरिमेंटल डिस्क्राइब देयर वर्ल्ड बिकॉज अवसर मिलता है। नहीं, गलत है ये ऑप्शन। उन्होंने कहा है कि खेलने और कूदने के, मैंने प्रत्येक बच्चे को खेलने और कूदने उपयोग करने की दुविधा खोज करनी चाहिए। नहीं, बच्चा बचपन से ही सार्वभौमिक निर्माण है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं।
23 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन द प्रमोट द एनालिटिक थिंकिंग को किस तरीके से प्रमोट करोगे, तो इसका उदाहरण बताना। विवेचात्मक थिंकिंग कैसे होगी? विवेचात्मक थिंकिंग क्या होती है? जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सके। सीधा सीधा आंसर कभी भी नहीं देते, बच्चा उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन देंगे वो क्या देंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता बताओ, ये तो सिंपल आंसर है, डायरेक्ट आंसर बच्चा बता देगा। उसके बाद है कि वो कब समाप्त हुआ, ये भी बता देगा। द्वितीय विश्व में देश के प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे, ये भी बता देगा। उसकी यहाँ पे देखना एनालिटिक थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, तो द्वितीय विश्व में फैलाने में किन किन कारकों का योगदान होगा, ये कहीं ना कहीं वो सर्च करेगा, ढूंढेगा, जिससे उसकी एनालिटिक थिंकिंग डेवलप होगी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के ही ऊपर आंसर दे सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हो तो आप आंसर आसानी से नहीं दे सकते। 44 का है वाइल द एंकरेजिंग स्टूडेंट हु आर द विजुअली चैलेंजिंग के बारे में है। टीचर एंड शुड बी यूज टू डैश द विच फ्रीक्वेंटली मॉडलटली ट्रांसमिशन डिवाइस एंड ऑडिटोरियम सिस्टम, ये कान से रिलेटेड डिवाइस होता है, इसके बारे में बोल रहा है। ये देना चाहिए जो बच्चे विजुअली मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है बच्चों जो दृष्टि बाधिता है, मतलब देख नहीं सकते, उनके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक, उनकी फैसिलिटी क्या क्या देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ये ब्रेन एक श्रवण प्रणाली है। ब्रेन जो है आपके बारे में अगर पढ़ा होगा, जो विजुअली डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए क्या होता है, एक ब्रेन लिपि आती है। ब्रेन लिपि में हाथ से अपने डॉट 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 से बने हुए होते हैं, उसमें हाथ छू के वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं आसानी से। तो अगर आपने इसको पढ़ने के लिए चाहिए तो वो स्पर्श रूप की प्रणाली है, वो सुनने की प्रणाली नहीं है, और ना ही वो फ्रीक्वेंटली मॉडरेटल ट्रांसमिशन डिवाइस होती है जो कान में लगाई जाती है और उससे वो बच्चा आसानी से सुन सकता है। तो ये चीज़ वो भी नहीं है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इज राइट है, अगर आपने ब्रेन लिपि के बारे में पढ़ रखा होगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर और प्लस आपकी जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद ही आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाओगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है यू आर द टीचर हु वांट टू एनकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकल एंड क्रिएटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज मोस्ट लाइकली फोरस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। वो कह रहे हैं कि एक आप एक शिक्षक हो और एक आप छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक थिंकिंग के प्रोत्साहित करना चाहते हो, तो इनमें से कौन सी रणनीति चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पे लेक्चर देके नोट्स देना, ये तो सबसे नेगेटिव है, ये सिर्फ बड़े और कॉलेज स्कूलों में होता है, तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो लेक्चर तो टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एंड डिटेल नोट्स। फिर है वो कह रहे हैं असेसमेंट द प्रोजेक्ट इन स्टूडेंट मोर मेमोराइजेशन या ना, फिर नेगेटिव टेक वर्ड्स आ गए, याद करना, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव है, ये तो क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद लिखा है कि प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन कम टू देयर विद देयर ओन सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं छात्रों को अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे से प्रश्न देने चाहिए, ये हो सकता है। अगला देखते हैं गिविंग द स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू असेसमेंट देयर नॉलेज। उनको अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन बच्चों की हमें क्या डेवलप करना है, हमें उन्हें थिंकिंग डेवलपमेंट करना है। आलोचनात्मक और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों करता है, उसको क्रिएटिविटी बनाना है। तो इसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्वेश्चन देने चाहिए ताकि वो खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। अगला 26 का क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल असाइनमेंट फॉर द लर्निंग। इसमें लर्निंग टाइम बताना है 26 में कि किस प्रकार हमें लर्निंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं द रुबिक्स गिवन टू स्टूडेंट एंड बिगिनिंग टू प्रोजेक्ट outlining with they need to do the achieve the center grade. The final exam the cover with the material learner to throw out of the learn term. The quiz and brainstorming at the beginning classroom to check the peer knowledge. The standard test used to compare with the across the country. वो कह रहे हैं कि जो सीखने के आंकलन है क्या उदाहरण हो सकता है। कह रहे एक परियोजना की शुरुआत से छात्रों को दिया गया रूबिक्स एक टर्म्स होती है जिसको रेखांकित करते हुए एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एक अंतिम परीक्षा के रूप में सीखी गई, ये भी नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान की परीक्षा में प्रश्नोत्तरी दे दो, ये भी नहीं होना चाहिए। देश भर में तुलना नहीं करना मानव के छात्रों का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। ये रूबिक्स मैंने अलग से आपको बता दूंगी कि क्या होता है, और इसका ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन इज राइट 27 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 है, अजम्पशन वाला है। एज कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल हैव टू इनहेट टेंडेंसी टू अफेक्टिव मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टिव because girls are grammatically more sensitive, emotional, weaker than boys, making it more likely them to conform in society expected। वो कह रहे हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, क्योंकि लड़कियां अनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से कमज़ोर होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर नहीं होती है।
ठीक है। और लड़कों की तुलना में लड़कियां जन्मजात सामाजिक कुल से प्रभावित करती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के जितना प्रभावित करते हैं उतनी लड़कियां ही करती है, जिसके कारण जिसकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव है दोनों ही, और दोनों ही आंसर गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो देख लेना। 12th years Amana gets a scary every time the teacher asks her to answer to the solve math problem on the blackboard, because she is feared that his teacher is scold her, he would be embarrassed with the when students feel unsafe and anxiety they are learning the unwise perspective। वो कह रहे हैं कि 12 साल के माना हर बार शिक्षिका से डरती है। शिक्षिका जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी सॉल्व करने के लिए, यानी कि मैथ्स का सोल्यूशन का जवाब देने के लिए, हल करने के लिए कहती है, तो क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी या गलत शर्मिंदा करेगी, क्योंकि छात्र उसे असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हुए इसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही कहा कि कभी भी टीचर को किसी भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो टीचर से डरती है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठती है कि अगर एक बच्ची अगर पहले से ही डांट रही है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों में ये धारणा आ जाती है कि बच्चे उसको गलत तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है 29 का। द टीचर वांट टू अनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन हर क्लासरूम, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू कनेक्ट देयर पीयर नॉलेज टू कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर स्ट्रैटेजी विद बी मोस्ट इफेक्टिव। वो कह रहे हैं कि एक शिक्षिका जो है, जो जिसके शिक्षिका को छात्रों के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के अवसर प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में सार्थक और विचारता क्षमता बढ़ाती है। तो निम्न से कौन सी रणनीति प्रभाव दे लीजिए। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू एक्सप्लेन अ टास्क द न्यू मटेरियल, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए बार बार चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि लेक्चरिंग एन न्यू मटेरियल, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एंड लिस्ट की टर्म मेमोराइजेशन तो वैसी मेमोरी याद आ गया। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, इसको तो क्रॉस ही कर दीजिए आप पहले। सेकंड वाला तो मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं, और ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन में भी। अगला है असिस्ट स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक्स एंड चैप्टर आंसर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बच्चों को रीड देना, इसमें तो कुछ उनका इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा टीचर बता रही है और आंसर कर रहे हैं। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, उसमें लिखा है आस्क द स्टूडेंट एंड शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल एंड कनेक्ट द दैम टॉपिक। वो कह रहे हैं कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित उनके स्वयं के अनुभव को साझा करना और कहना, और फिर विषय से जोड़ना। कहीं ना कहीं ये उसकी पूर्व ज्ञान, यानी जो भी उसकी नॉलेज है उसको वह एंकरेज कर रहा है और उसको एक दूसरे से जोड़ रहा है, उसके सब्जेक्ट नॉलेज से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों ने अगर अपने पेपर में दिया होगा तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो रॉन्ग है उसको अलग करना है। कुछ कुछ टैग वर्ड्स मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, ताकि इसको हेल्प मिल सके, क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करें अगर आपने किया हुआ। ये आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपकी नॉलेज कितनी है, कि इतनी कंसेप्ट है कि आपको किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका लास्ट एक्सक्लूसिव एजुकेशन एज अ टीचर। एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? दैट इज टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू डू बेटर द प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगला है आइडेंटिफाई द डिफिक्ट एंड चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेबल वाला क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होता है, जहाँ लेबल टैग फास्ट दिए जाते हैं, बच्चों को नामकरण किया जाता है उनकी कमियों के आधार पर या उनकी स्टडी को लेकर या एजुकेशन को रिलेटेड। अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार अलग अलग बच्चों को करता है, नहीं, ये कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आगे देख लेते हैं बच्चों को। अगला है मॉडिफाई द करिकुलम पेडोलॉजी स्ट्रैटेजी सूट वेरियर नीड टू चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उनके मतलब उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उनको करिकुलम देना, उनको पाठ्यचर्या देना और उनकी एजुकेशन स्ट्रैटेजी बनाना। तो ये कहीं ना कहीं अरे प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि दो बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना डेवलप करना। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे तीनों के तीनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। मैंने ऑलमोस्ट आपको पेपर की जो तरीका है सॉल्व करने का वो बता दिया है। इस वीडियो को ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से एग्जामर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जो थ्योरी की कंसेप्ट आपने क्लियर होगा तो आप इस थ्योरी को भी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। अदरवाइज़ आप जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करोगे, आप जितने भी हैं, हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी ताकि आपके क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं आगे पीछे मतलब लैंग्वेज को चेंज करके देते हैं, तो और आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 29 मेरे खुद 29 आए थे 30 में से,
और दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर है सीटेट का। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे और बेसिकली मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था कि किस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जो बच्चे अभी इस 15 डेज़ में अपनी तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।